सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। और फिलहाल हम पॉलिटी की सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा 5th लेक्चर है इसके रिगार्डिंग, कंटिन्यूएशन सीरीज के रिगार्डिंग। रिसेंट जो आपके लेक्चर्स हैं उनमें आपके लगभग हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, आपके शेड्यूल्स हैं, ठीक है, और हमने एक जो PYQs हैं लगभग जो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आज तक पूछे गए हैं वो सभी हमने एक स्लाइड के अंदर या एक वीडियो के अंदर हमने डाला है। तो होपफुली वो भी आप सबने देख लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज है आपको समझ में आ रही है और ये बिल्कुल आपकी शॉर्ट सीरीज है और शॉर्ट सीरीज है और ये वही चीजें टारगेट करके हमने बनाई गई हैं जिनसे कि लगभग क्वेश्चन एनडीए के अंदर बनते हैं। तो आज का जो हमारा स्लाइड है या जो आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 से, और पार्ट 3 के बाद हमारा आता है पार्ट 4A। ठीक है, पार्ट 4A भी आ जाता है, पार्ट 4 भी आ जाता है, दोनों हम स्टडी कर लेंगे। तो इसकी अगर पार्ट 4A की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 4 में आपके आएंगे डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। पार्ट उसके बाद डीपीएसपी का और फंडामेंटल राइट के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे, एंड टाइप ऑफ डीपीएसपीज, और लास्ट में आएगा आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इस वीडियो में हम लगभग ये टेबल ऑफ कंटेंट स्टडी करेंगे और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम इन सभी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन PYQs आए हुए हैं एनडीए के अंदर वो हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4A से। तो पार्ट 4A की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और आर्टिकल नंबर 51A है जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं। टोटल आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थी और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1917 के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हुई थी और 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 था जिसके अंदर 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी। यानी आप कह सकते हैं कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज पहले थी और उसके बाद एक ड्यूटी और ऐड हुई थी। वो देखते हैं कौन सी ड्यूटी हमारी ऐड हुई थी। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करता हूं तो वो हमने बोरो की थी कहां से, रशिया से। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड हुई थी। ठीक है, और 11th ड्यूटी जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का उसमें ऐड हुई थी। उसका वो था कि हम 6 से लेके 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेट करना पेरेंट्स की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और गवर्नमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज को फोर्स नहीं कर सकती क्योंकि जहां ड्यूटीज की बात आ जाती है और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आ जाती है वहां पर ये हमारा अधिकार है या कह सकते हैं हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम इन ड्यूटीज को निभाएं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करता हूं तो उससे पहले हम स्वर्ण सिंह कमेटी की बात करते हैं। तो 1975 और 77 का टाइम पीरियड था जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। तो उस टाइम पर 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को सजेस्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन 3 ड्यूटीज ऐसी थी जिनको कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था। वो कौन सी थी? इंपोजिशन ऑफ फाइन पेनल्टी फॉर रिफ्यूजल ऑफ ड्यूटीज, नो लॉ एनी सच पेनल्टी कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, एंड ड्यूटी टू पे टैक्सेस। तो बेसिकली ये 3 एक ऐसी ड्यूटीज थी जिनको कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि बिकॉज ये थोड़ी सी अटपटी थी। जैसे कि भाई कोई अगर ड्यूटी को नहीं निभाता, यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे अंदर ये भावना होनी चाहिए या मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट दूं, तो अगर मैं अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूं तो मुझ पे फाइन होना चाहिए। या कि अगर मैं इसके ऊपर इन्होंने कोई पेनल्टी लगा दी है, फाइन लगा दी है 200 रुपए 300 कर रहा हूं तो कोर्ट मुझसे जबरन वो चीज वसूले। और दूसरा जो तीसरा पॉइंट था उसमें था जो टैक्स हम पे करते हैं, या अभी आपने देखा होगा अभी जो ITR फाइल होती है, टैक्स पे करता है सिटीजन गवर्नमेंट को, वो सिटीजन की ड्यूटी होनी चाहिए। तो ये 3 अटपटी चीजें थी जो कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं करी थी। हालांकि उसके बाद इन चीजों को हटा के टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को बनाया गया था। जैसे सबसे पहले की अगर मैं बात करता हूं, दैट अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ये हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। तो नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम के रिगार्डिंग जितने भी आइडियाज थे उन सबको हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और उनके खुशी हमें महसूस होनी चाहिए। Uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Defend the country and render the national service when called upon to do so. ठीक है, जो अगर कोई भी ऐसा कोई केस आता है जहां पर कंट्री को आपकी जरूरत है तो वहां पर आपको अपनी सर्विस कंट्री के को देनी पड़ेगी। Promote the harmony and spirit of common brotherhood against all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of the woman. ये woman का पार्ट आ गया। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। ठीक है, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ, एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। ठीक है,
develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, safeguard public property and to abjure violence, strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement, provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years, and this duty was added by the 86th Constitution Amendment Act 2002. So these are the 11 fundamental duties which are described in part 4A under the article 51A. तो फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग एक आधा क्वेश्चन आया हुआ है, जब मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा तो उसमें हम उस क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, ठीक है। अब आपके आगे आता है डीपीएसपीज। तो डीपीएसपी बेसिकली वो होते हैं भाई आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही जो आपकी स्टेट है वो पॉलिसीज बनाती है। तो ये अंडर पार्ट 4 के अंदर कवर होता है भाई डीपीएसपी, ठीक है। एंड डीपीएसपी आर द आइडियल्स व्हिच आर मेंट टू बी केप्ट इन माइंड बाय द स्टेट व्हेन इट फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज एंड इनेक्ट लॉज, ठीक। और इसको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया गया है। तो सप्रू कमेटी थी 1945 की, उन्होंने बेसिकली 2 कैटेगरीज के अंदर इंडिविजुअल के राइट्स डिवाइड किए थे, एक जस्टिसेबल जिनको बोला गया फंडामेंटल राइट्स और एक नॉन जस्टिसेबल जिनको बोला गया डीपीएसपीज। जस्टिसेबल का सिंपल मतलब है जो जिनके वायलेशन पे आपको सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ा हो, जस्टिसेबल वो राइट्स होते हैं। और नॉन जस्टिसेबल राइट्स होते हैं जो भाई जिनको अगर फॉलो नहीं भी किया जाए तो उनके ऊपर भाई कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट या कोई भी अथॉरिटी उन पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती, ठीक है। एंड डीपीएसपी आर द नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड बाय बी.आर. अम्बेडकर। तो दीज आर द नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे डीपीएसपीज को, ठीक है। और इनको डिक्लेयर किया गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा नोबल फीचर के नाम से। एंड इट रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनोवेटेड इन जीओआई 1935। तो 1935 के अंदर भी जो इंस्ट्रूमेंट थी, इंस्ट्रक्शंस थी, उस पर इनोवेट इनको लिया गया था। अब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? नेगेटिव नेचर है फंडामेंटल राइट की, बिकॉज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग थिंग्स। क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है और आप एक स्टेट के नागरिक हो तो वहां पर इसका नेगेटिव नेचर है, बिकॉज दीज आर जस्टिसेबल। यानी कोर्ट अगर फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट होता है तो कोर्ट आपके पक्ष में खड़ा होगा। दीज आर पॉजिटिव नेचर बिकॉज इनको फॉलो करना नहीं करना वो सरकार का अपना मेन काम है, स्टेट गवर्नमेंट का। फिर जस्टिफिएबल का मतलब ये लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन केस ऑफ वायलेशन, एंड दीज आर नॉन जस्टिफिएबल, नॉन इन्फोर्सेबल। Political democracy established and economic and social democracy established. Can be suspended during emergency, never suspended. Emergency का और DPSP का भाई कोई लिंक ही नहीं है आपस में। वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक ही इंसान के फंडामेंटल राइट्स होते हैं और एक ही इंसान के फॉलो कर मतलब उनके ही वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। हालांकि डीपीएसपी पूरी कम्युनिटी को या पूरी एक स्टेट को, पूरे एक कल्चर के वेलफेयर को प्रमोट करता है। एंड डीपीएसपीज आर लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। ये डायलॉग था प्रोफेसर के.टी. शाह का। डीपीएसपी एक चेक है जो पेबल है बैंक पे और बैंक की कन्वीनियंस ये चीज पेबल होगी, ठीक। अब आपके डीपीएसपी की अगर मैं टाइप की बात करता हूं तो डीपीएसपी आपके 3 टाइप के होते हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल या इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्ट जिसमें आपके आर्टिकल्स की अगर बात करूं 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 44, 43A, 47, यानी ये सारे के सारे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड चीजें हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे हम सभी ये लगभग पढ़ेंगे। गांधीयन प्रिंसिपल वो होते हैं जिसमें रूरल डेवलपमेंट का ज्यादातर जिक्र किया हो, ठीक। गांधी जी रूरल प्रोग्रेस पे ज्यादा ध्यान दिया करते थे, ठीक है। रूरल एरिया में ज्यादा उनके डेवलपमेंट का काम होता था, तो रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम हुआ करता था। तो गांधीयन जो डीपीएसपी से वो लगभग इस टाइप के, 40, 43, 43B, 46, 47, 48। फिर आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल, यानी जिसमें आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म हो, यानी फ्रीडम की आइडियोलॉजी हो, जिसमें 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51, ये सभी डीपीएसपीज आपके आ जाते हैं किसके अंदर? आपके लिबरल और या इंटेलेक्चुअल डीपीएसपीज में, ठीक है। तो आर्टिकल 39 की अगर मैं बात करता हूं तो ये सोशलिस्ट टाइप का होता है, जिसमें बताया गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। यानी आर्टिकल 39 ये डीपीएसपी है बेसिकली। इसमें यही बताया गया है कि अगर आप समानता के हिसाब से काम कर रहे हो तो आपको इक्वल पे मिलनी चाहिए। यानी मेन और वुमेन की अगर मैं बात करते हैं तो सेम काम है तो मेन और वुमेन दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए जहां पर आप काम कर रहे हो, ठीक है। यानी आपके पास अच्छे सोर्स होने चाहिए जिंदगी जीने के लिए। डेवलपमेंट जो चिल्ड्रन की है वो हेल्दी होनी चाहिए। आर्टिकल 42 की बात करता हूं, मेक प्रोविजन और जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव का कंसेप्ट आर्टिकल नंबर 42 में दिया गया है, जो कि एक सोशलिस्ट टाइप ऑफ डीपीएसपीज है, ठीक है। 43B की अगर मैं बात करता हूं, टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो ये सारी की सारी जो मैनेजमेंट या प्रोफेशनल फंक्शनिंग है या ऑटोनोमस फंक्शनिंग है, ये सारी आपकी आती है गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है।
तो अगर मैं बात करता हूं टोटल आर्टिकल्स 36 लेके 51 आर्टिकल्स तक आपके सभी के सभी डीपीएसपी में आते हैं। और 51A हमने स्टडी कर चुके हैं भाई। 51A आपका क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज का, ठीक। तो 36 में डेफिनेशन बताई गई है। 37 की अगर मैं बात करता हूं तो जिसके अंदर इनके एप्लीकेशंस है। 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस सर्टेन केसेस। 43 लिविंग वेजेस। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। हालांकि ये गोवा में एप्लीकेबल है फिलहाल मौके पे, ठीक है, लेकिन इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे, इसका अलग टॉपिक है, ठीक है। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स and places and objects of natural importance। 50 separation of judiciary from the executive and promotion of international peace and security। तो ये मेजर डीपीएसपीज थे भाई, ठीक है, जिनको स्टेट्स ध्यान में रखती है जब भी उन्होंने कोई पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना होता है, ठीक है। और ये नॉन जस्टिसेबल है भाई, अगर नहीं भी इनमें से कोई चीज ध्यान रखी जाती तो वो चीजें लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 44 जिसको बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, टू सिक्योर द ऑल द सिटीजंस एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यही होता है भाई, जो कानून लागू हो रहा है वो सबके लिए बराबर हो और एक जैसा हो, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। हिंदू मैरिज एक्ट अलग कहता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग कहता है, ठीक है। हिंदुओं के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो तलाक का जो सिस्टम है, डाइवोर्स का सिस्टम है, वो है ही नहीं कई जगह पे। और मुस्लिम के अंदर तो 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाता है। और क्रिश्चियन का जो मैरिज एक्ट है वो थोड़ा सा अलग है, और जो जितने भी रिलीजन है उनमें अलग चीजें रहती हैं। तो लगभग सभी का अलग सिस्टम है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर थ्रू आउट एक ही कोड हो, ठीक है, जिससे कि इजीली ही उन चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल की यूनिफॉर्म एक जैसी होती है ना, तो उसमें पहचानना इजी रहता है, सॉर्ट आउट करना इजी रहता है और इंप्लीमेंट करना इजी रहता है। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अपना थ्रू आउट कंट्री होना चाहिए। आर्टिकल 48A बताता है प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक। 42nd अमेंडमेंट जो एक्ट था उसमें 4 न्यू डीपीएसपी ऐड हुए थे, 39, 39A, 43A एंड 48A। एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें आर्टिकल 38 ऐड हुआ था। और 97 2011 के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड हुई थी, ठीक है। तो ये लगभग सारा का सारा जो आपका सिस्टम था यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, ठीक। तो उम्मीद करता हूं भी इस लेक्चर के अंदर लगभग हमने काफी हद तक जो अपना फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डीपीएसपीज हैं, उनको हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। इनके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या पीवाईक्यूज आते हैं, वो भी हम इससे अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हार्डली 10 से 15 मिनट का मैं उम्मीद रखता हूँ कि भी एक लेक्चर सफिशिएंट होता है, इसमें बच्चे देख भी लेते हैं और बोर भी नहीं होते, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर है हमारा, उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके जितने भी क्वेश्चंस फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी रिगार्डिंग आए हुए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को प्रमोट करो ताकि जिन लोगों के पास ये चीजें नहीं पहुंच पाई है, हालांकि चलो बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको एजुकेशन दे रहे हैं और बहुत अच्छी दे रहे हैं, तो हमने भी एक कोशिश करी है कि भाई जो बच्चे भाई नहीं उन तक जुड़ पाए उनको ये चीजें थोड़ी सी ईजी लगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।